मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों को जान लिया है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि स्वर संधि के परिभाषा और उदाहरण से हम सभी परिचित हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन संधि का भी परिभाषा बताया था कि किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, उसका उदाहरण भी बताए थे। और तीनों संधियों का जो मेरा संधि का प्रथम वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का पहचान क्या है, एकदम पहचानने का आसान तरीका। व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हलंत होता है, इसलिए इसे हल संधि भी कहा जाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हलंत होता है, इसलिए इसे मीन्स व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। एक और चीज है, स्वर संधि के तो भेद पढ़ लिए हम लोग, लेकिन व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, इसमें नियम होते हैं और उन नियमों को ही हम इस वीडियो के माध्यम से सूत्रवत पढ़ेंगे। पहला सूत्र है झलाम जसोवंते। ये बताता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी वर्ग है, वर्ग में मैं आप लोगों को परिचित कराया हूं। क वर्ग में क से लेकर के अंग तक के वर्ण, च वर्ग में च से लेकर के य तक के वर्ण, और ट वर्ग में ट से लेकर अड़ तक के वर्ण, यानी ये सभी वर्ग हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, चतुर्थ वर्ण रहे, तृतीय या चतुर्थ, जैसे क वर्ग में हो गया ग और घ, तृतीय और चतुर्थ वर्ण है। ठीक वैसे ही च वर्ग में ज और झ, तृतीय और चतुर्थ वर्ण है। तो उसी तरह पांचों वर्गों के होंगे। तो हम लोग यहां आ गए कि तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या यर लव यानी अंतस्थ वर्ण रहे, यर लव वर्ण आए, या कोई स्वर वर्ण रहे। ये बाद वाले पद की चर्चा हो रही है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद जब किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण आए या स्वर वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण का जो वह प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और प्रथम वर्ण है, उस प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे यहां स्पष्ट हो जाएगा, दिक् धन गजः। दिक् धन गज, हमारा नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के स्थान पर जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर जो है तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ये अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है क, और इस वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क में हलंत है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ग में हलंत हो जाएगा। यानी ग में हलंत होने का मतलब आधा ग हो गया, अर्ध ग हो गया। तो दिक् धन गजः से क्या बन जाएगा, दिग्गजः। स्पष्ट बिल्कुल। प्रथम जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है कब, जब बाद वाले पद में किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए, इस स्थान पर कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। दिक् धन गजः दिग्गजः। अच धन अंतः, च का तृतीय वर्ण ज होता है तो अच धन अंतः बन गया अजंतः। ज जो अर्ध होगा अ से मिलेगा तो पूरा ज हो जाएगा, अजंतः शब्द बन जाएगा। और यहां अप धन जम बन गया अबजम, प का ब हो जाएगा तो आधा ब हो जाएगा, जम है अबजम बन गया। ठीक वैसे ही
और उदाहरण से देख लेते हैं, दिक धन अंबरह, क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, तो बन गया दिगंबरह। ये आधा ग होगा, अ से मिलेगा, पूरा ग बन जाएगा, तो दिगंबरह बन गया दिगंबरह। सत धन उक्ति है, त के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तृतीय वर्ण होगा तो यह द हो जाएगा, तो स द उ जुड़ गया तो सदुक्ति बन गया सदुक्ति। अब जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो झलाम जसवंते सूत्र है उसे आप समझ गए। क्या था इसमें मूल? कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण हो या स्वर वर्ण हो, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, जैसा कि हम लोग उदाहरण से स्पष्ट समझ गए। आइए अब दूसरे नियम पर आते हैं, दूसरे सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र कहता है हमारा समः सूटि। समः सूटि इसका अर्थ क्या है? यदि सम के बाद, यदि सम के बाद, यानी प्रथम पद क्या है? सम है, स म हलंत। यदि सम के बाद क्री धातु से बना हुआ, क्री धातु से निष्पन्न बना हुआ कोई शब्द हो, क्री धातु से बना हुआ यदि कोई शब्द आता है तो म के स्थान पर जो सम में म है उस म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। एवं स का आगमन हो जाता है, स का उस संधि में आगम हो जाता है, स आ जाता है। जैसे यहां लिखे समधन कृत, समधन कृत। तो हम लोग अभी इस नियम में क्या पढ़ा? म के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो म का अनुस्वार हो गया और स का आगम हो गया, तो म का अनुस्वार हो गया तो स के ऊपर आएगा सन, स का आधा आगम होगा तो संस्कृत बन गया संस्कृत। स्पष्ट हो रहा होगा? नियम बता रहा है कि इस म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। सम के बाद जब क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो इस म का अनुस्वार हो जाता, अनुस्वार होगा तो इस स के ऊपर पहुंच गया बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में, और फिर स का आगम हो जाता है तो यहां अर्ध स आ गया, एकृत है तो बन गया संस्कृत। ठीक वैसे ही समधनकार म का अनुस्वार हो गया, आधा स का आगम हो गया तो बन गया समधनकार बराबर संस्कार। ठीक वैसे ही तीसरे उदाहरण में भी है समधन कृति है, म का अनुस्वार हो गया, सम हो गया, आधा स का आगम हो गया और ये कृति शब्द है, बन गया समधन कृति बराबर संस्कृति है। एकदम बिल्कुल समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान है, यहां कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जब तक हम किसी नियम को नहीं जानेंगे तब तक यह बात समझ में नहीं आएगी कि क का ग कैसे हो गया और त का द कैसे हो गया, यहां म था उसका अनुस्वार कैसे हो गया। इन नियमों को जानना अत्यंत जरूरी है। और व्यंजन संधि भी हमारे परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे हम तीसरे सूत्र के तरफ चलते हैं और तीसरा सूत्र क्या बताता है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क, च, ट, त, प। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण आए मीन्स अंग, इय, अड़, न और म आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर आए तो वो जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है प्रथम, उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे
यहां देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यहां जुड़ा है जगत धन नाथ, और मैंने क्या पढ़ा, इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण का जब यह पंचम वर्ण से जुड़ेगा तो यह या तो तृतीय हो जाएगा या पंचम हो जाएगा। तो त के स्थान पर यदि पंचम वर्ण होगा तो त में हलंत है, तो न में भी हलंत होगा। ये अर्ध त है तो यहां आधा या अर्ध न हो जाएगा। तो ज ग अर्ध न हो गया, यहां नाथ है तो क्या बन गया, जगन्नाथ। उत धन्नति, त के स्थान पर अर्ध न हो जाएगा तो उ और अर्ध न हो गया और ये नति जुड़ गया तो उत धन्नति बराबर उन्नति है। ठीक वैसे ही उत धन मुख, त के स्थान पर अर्ध न हो जाएगा और वह पद बन जाएगा उन्मुख, यानी प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, कहीं कहीं तृतीय वर्ण भी होता है। तो यह भी स्पष्ट हो गया। आगे हम चौथे सूत्र के तरफ चलते हैं। यहां ये चौथा सूत्र है हमारा, और चौथा सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य, यह क्या कहता है कि यदि म के बाद, म में हलंत लगा है, यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए। स्पर्श वर्ण की चर्चा एक दिन किया था मैं आप लोगों के सामने। स्पर्श वर्ण क्या है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण क्या हैं, स्पर्श वर्ण हैं। क्यों स्पर्श वर्ण हैं, क्योंकि यह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, उच्चरित होते हैं। तो यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। आगे लिखे या, म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का, या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। बाद वाले वर्ण का कह रहा है, ई बाद वाला वर्ण, जैसे हम धनकारा में बाद वाला वर्ण क्या हो गया, क, तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। दो चीज दे दिया, एक कह दिया कि जैसे अहम धन कारह, तो इस म का क्या हो जाएगा भाई, तो अनुस्वार हो जाएगा। तो ये ह के ऊपर म जो है अनुस्वार के रूप में हो गया, तो अहम धन कारह बन गया अहंकारः। एक और नियम में बता दिया कि ये जो बाद वाला पद है इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो पंचम वर्ण जब यह होगा तो बन जाएगा अहंकारः, यानी यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, लेकिन ज्यादा हम लोग प्रयोग में अहंकारः ऐसे ही लिखते हैं। फिर है किम धन चित, म का अनुस्वार करेंगे तो किम, और ये चित बन गया किंचित। और इसी को यदि बाद वाले पद का पंचम वर्ण लेते हैं तो हो जाएगा इसके स्थान पर किंचित। ऐसे भी किंचित लिख सकते हैं और इस प्रकार भी किंचित लिख सकते हैं। यह है सम धन गमः, इस म का क्या हो जाता है, म का क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो स के ऊपर अनुस्वार चला गया, सम गमः, क्या बन गया, सम धन गमः बराबर संगमः। या इस बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण होगा तो इस प्रकार भी हम संगमः लिख लेंगे। फिर अगला उदाहरण है हमारा पम धन चमः, पम धन चमः बराबर क्या हो गया, पंचमः। इस म का अनुस्वार हो गया तो प के ऊपर चला गया, ऐ चमः है तो हो गया पंचम, और यहां भी लिखा हुआ है पंचम। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के आज 4 सूत्रों का अध्ययन किया, और भी 4 या 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को व्यंजन संधि के नियम के 4 सूत्रों का अध्ययन कराया। बाकी अगले वीडियो में मैं 4 सूत्रों का अध्ययन कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ अर्जित कर सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे हम व्यंजन संधि के अगले नियम और सूत्रों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।